हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज़। तो हम लोगों ने 1 to 80 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोग का 5th क्लास है। तो आज हम लोग 81 to 100 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविज़न स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। डेफिनेटली रेयर अर्थ एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आते ही हैं, ये तो स्टूडेंट बिल्कुल सही है। सम ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट हैव दी फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रेयर अर्थ है उसने लाइट एब्जॉर्ब कर लिया है तो अंधेरे अंधेरे में जाकर के वो चमकेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, रेयर अर्थ एलिमेंट तो बहुत रेयर ही, नाम ही है रेयर, तो डेफिनेटली चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इसका। देख लेते हैं 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान एनआरपी टू क्रिएट द फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। ओके, फैक्ट आ गया दोस्तों, यहाँ पे सतर्क रहना है कि 2028 है या फिर 2025 है या फिर 2030 है कि 2035 है। ध्यान में इसको ध्यान से यहाँ देखना है। कवच इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन द कोलेबोरेशन विद जर्मनी। नहीं, जर्मनी के साथ नहीं, कवच हमारा कंप्लीटली इंडिजिनस है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 को काटते हैं। अच्छा, नॉट करेक्ट यहाँ पूछ रहा है। कवच सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन द ट्रैक। बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट। तो 3 तो सही है, 3 को हटाओ, 1 and 2 होगा। एक्चुअली ये जो 2028 नहीं होगा, ये 2030 तक है। 83 एक्सियोम 4 स्पार्डेक्स एंड गगनयान, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन एबव इनकरेज एंड सपोर्ट द माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। ओके, तो इसमें दोस्तों तीनों हो जाएगा ना, कि कोई भी कह रहा है कि अब तीनों स्पेस मिशन है, कह रहा है कौन सा सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली वो तीनों सपोर्ट कर सकता है। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द 3। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कह रहा है कि एयरक्राफ्ट टाइप है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका। तो देख लेते हैं दोस्तों। डॉर्नियर 228 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री। C-17 ग्लोब मास्टर तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है दोस्तों कि वो ट्रांसपोर्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये तो सही है। और बच्चे डॉर्नियर और IL-76 मैं बता दूं आपको, स्टेटमेंट 1 सही है, ये भी आपको मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन IL-76 ये जो है ये आपको पड़ेगा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये हैवी लिफ्ट स्ट्रेटजिक हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ओके, तो ये आपको गलत हो गया। इसका क्या होगा? 1 आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप जानते हो कि सिल्वर आयोडाइड तो फेमस है, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे दोनों पे है। तो 2 गलत हो गया, D गलत हो गया। एंड पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम नाइट्रेट एंड पोटासियम क्लोराइड। तो आयोडाइड 2 जगह पे लग रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा चांस इसी दोनों का है। तो ये नाइट्रेट तो गलत, ये नाइट्रेट गलत, 2 जगह पे यहाँ पे आ रहा है ना। तो ट्रिक से अगर सोल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन कराने में हमको हेल्प करता है। 86 consider the following statement with regard to the pardoning power of the president of India. Okay, the exercise of this power by the president can be subjected to the limited judicial review। बिल्कुल सही बात है, आपको pardoning power judicial review के अंदर आता है। The president can exercise this power without the advice of the central government। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट कह लो या फिर आप कह लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस पे ही पार्डनिंग पावर जो है वो इम्पोज होता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, विदाउट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 86 का A। 87 में आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेंट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। आफ्टर, बिल्कुल सही बात है। डिजोल्यूशन के बाद भी 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी जो है वो जब तक नए घर वापस नहीं आ जाता, नया लोकसभा नहीं बन जाता और तब तक वो स्पीकर सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये स्पीकर अपने कुर्सी पर रहेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में चलता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट
ब्रिटेन में चलता है। इंडिया में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 2 को काट दीजिए। इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं 3 क्या है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज और ऑफिस रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाई द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस प्रोवाइडेड नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव। बिल्कुल सही बात है, 14 डेज़ के अंदर आपको वो जो है 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, तो 1 एंड 3 इसका स्टेटमेंट सही है। 88 इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज वेदर द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज as whether the member of the house of the people has become subject to the disqualification under 10th schedule the president decision in accord, नहीं president decision नहीं, आपको ना इसमें स्पीकर का डिसीजन चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। president decision accordance with the opinion of the consummation नहीं, स्पीकर होगा। देर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द, नहीं पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है दोस्तों, आप अगर ये एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे ना उसमें पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर होगा नाइदर 1 नाइदर 2। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट कंसेशन इन रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन द सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन द, नहीं माइनर मिनरल्स को लेकर के जो पावर है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मेजर मिनरल्स को लेकर पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। बिल्कुल सही बात है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आता है कि वो नोटिफाई करे माइनर मिनरल्स को लेकर के, तो ये लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो कह रहा है कि यहाँ पे कि माइनर मिनरल्स को लेकर के इनके पास स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को मेजर मिनरल को लेकर पावर नहीं है, तो हमने डिस्कस भी किया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये आया भी था। मैं आपको, आप शायद वो देखना फर्स्ट लेक्चर देखना, तो उसमें ये डिस्कस हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा 89 का डी हो जाएगा। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। टू टैकल द क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस, अब ये नहीं हो रहा तो इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये इसका है यूरोपियन यूनियन। इनका नया प्रावधान है कि वो सी को और लैंड को रिस्टोर करना चाहते हैं ताकि उनका रिसोर्सेस वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ना हो सके और वो बहुत लंबे समय तक अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। तो ये यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर रही है, यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है। तो 91 पे आते हैं। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट ऑल स्टेट्स, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट ऑल, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्सट्रीम लग रहा है कि सभी स्टेट में जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। टू बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल पर्सन शुड अटेंड द 30 ईयर्स ऑफ एज, नहीं दोस्तों 30 ईयर ऑफ एज की होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप इलेक्शन अगर लड़ना चाहो तो आपको 21 साल की एज मिनिमम चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन of the panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding distribution of net proceed taxes duties, नहीं। अब ये जो बात कह रहा है कि यहाँ तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन देने की बात है ना ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के हाथ में आता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या होगा 91 का डी। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिम्स्टेक को लेकर के पूछ रहा है दोस्तों। इट इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 कंट्रीज, 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन, नहीं दोस्तों ये ढाका डिक्लेरेशन है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर आया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के अंदर ये आया था। इन बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, नहीं नेपाल नहीं था दोस्तों, नेपाल खुद 2004 में ज्वाइन हुआ है, तो नेपाल यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉन्डिंग मेंबर कह रहा है यहाँ पे, फॉन्डिंग मेंबर मिस्टेक का, नहीं ये नहीं होगा, नेपाल नहीं होना चाहिए। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, नहीं, सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज नॉट बीइंग लेड बाय इंडिया, सो टूरिज्म इज लेड बाय नेपाल। तो इसका आंसर ये तीनों इसमें गलत हो गया। इसका क्या होगा 92 का डी। 93 पाते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ ज्यूरी टू सेलेक्ट द रिसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अब ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन, ये आप इसको स्किप कर सकते हो।
ऐसे गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, ये मुझे आइडिया था इसका। गांधी पीस प्राइज ये मिला है गोरखपुर प्रेस को मिला है, लेकिन सॉरी गोरखपुर प्रेस नहीं, हाँ गीता प्रेस को मिला है। लेकिन ये इसका जो आंसर होगा ये मैं मेरे ख्याल से 234 होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, इसका आंसर 234 ये होना चाहिए, 234। 94 पे आते हैं। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूजेज अ सिस्टम स्टेशन, गगन को लेकर के यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सही होगा देख लेते हैं। आप स्टेटमेंट 3 देखो डायरेक्ट, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन द एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ ये एविएशन में ही हेल्प करेगा, बाकी किसी में हेल्प नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम लग रहा है, तो आप इसको काटिए, इसको काटिए। और बाकी देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, तो 2 का सही होने का चांसेस ज़्यादा है। तो 50-50 अगर आप लोगे ना चांस, तो आप इसको मारना, क्योंकि 2 जो है वो आपको तीनों में 2 दिया हुआ है, चांसेस हैं ज़्यादा। तो इट देख लेते हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड द एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही बात है। इट विल अलाउ द मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट, बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका क्या होगा, 94 का डी होगा। 95 पे आते हैं। एआई एक्शन समिट को लेकर के जो पेरिस में हुआ था अभी ना, उसको लेकर के ये स्टेटमेंट है। को चेयर्ड विथ इंडिया द इवेंट बिल्ड ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेचले पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड सियोल समिट 2000। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इसको डिस्कस भी किया था कि सबसे पहली बार ना ये 2023 में हुआ था, जो ब्लेचले में हुआ था। फिर इसके बाद ये 2024 में ये होता है आपको साउथ कोरिया में। फिर ये आपको होता है 2025 में पेरिस में, जिसमें आपने सुना भी होगा मोदी जी ने भाषण दिया था कि आप अगर एआई पे सर्च करो कि राइट हैंड से लिखने वाला मुझे एक इमेज चाहिए, तो वो आपको लेफ्ट हैंड से लिखने वाला मुझे इमेज चाहिए, तो एआई हमेशा वैसा इमेज देगा जो राइट हैंड से लिखता हुआ होगा। तो एआई लेफ्ट हैंड से लिखने वाला इमेज क्रिएट नहीं कर पाता है। तो ये काफ़ी फेमस हुआ था, मोदी जी ने पेरिस समिट जो हुआ था 2025 में यहाँ दिया था। अभी 2026 में हम लोग तो कर ही रहे हैं अभी ना, एआई इम्पैक्ट समिट है ना हम लोगों का, अभी 16 फेब से लेकर के 20 फेब तक जो हुआ है। तो ये कहाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसा था। तो 2024 में साउथ कोरिया, 2025 में पेरिस। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ 2023 में ब्लेचले यूके, बिल्कुल ये सही है। पार्क समिट हेल्ड इन 2023 और सियोल समिट हेल्ड इन 2024, ये बिल्कुल सही है। अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन इंक्लूसिव एआई, नहीं यूएस यूके ने साइन नहीं किया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 95 का ए। थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ यूएस यूके है, कोई और देश भी कर सकता है, मतलब कितना ये फैक्चुअल हो जाता है ना, चेंज कोई भी इंसान कर सकता है। काफ़ी टफ सवाल लगा मुझे ये, काफ़ी टफ लगा मुझे। इसका स्टेटमेंट ऑल 4 है। $97 कौन से दो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स को लेकर के देख लेते हैं। 16 ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ हुआ था, रसिया के कजान में हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडोनेशिया हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बिल्कुल जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का फुल मेंबर बन जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों ये ना बहुत डिफिकल्ट सेट किया है, मल्टीलेटरलिज्म है यहाँ पे, आप अगर पढ़ के भी जाते तो गलती कर देते हैं। मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, तो ये गलत हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट 1 और 2 हो जाएगा। 98 पे आते हैं लोकपाल को लेकर के, क्या स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब जगह पे लागू होता है, ये इंडिया में भी है, जो बाहर में वहाँ पे भी। द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल नॉट बी द मेंबर, इनके जो चेयरपर्सन होंगे उनके बारे में ये कह रहा है कि इनके चेयरपर्सन कौन होंगे, मेंबर शैल नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं होंगे, एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंकम्बेंट और रिटायर्ड। नहीं, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नहीं, बल्कि
आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। 2 को काट दीजिए दोस्तों, 2 कट गया, आपका 1 भी कट गया, 1 कट गया। फिर देखते हैं कि फोर्थ क्या बोल रहा है, देखते हैं। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इन टू दी एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लोकपाल कर सकता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी कर सकता है। तो ये फोर्थ वाला तो ऐसे कट गया। चलो 3 पे आते हैं। द चेयरपर्सन और द मेंबर शैल नॉट बी द पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज अ चेयरपर्सन ऑफ। बिल्कुल ये सही है कि लोकपाल में ऐसा है कि आपको 45 साल से कम जो है इनका मेंबर का चेयरपर्सन का एज नहीं होना चाहिए। तो 3 होना चाहिए, इसका आंसर 3 होगा। 98 का ए होगा। 99 पे आते हैं। रिगार्डिंग खो खो वर्ल्ड कप के बारे में ये पूछ दिया सवाल। इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट खो खो के बारे में पूछा है। इंडियन मैन बीट नेपाल विथ ए स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द मेंस कैटेगरी। बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आप स्किप कर दो डायरेक्ट। लेकिन फिर भी यहाँ ट्रिक चलेगा, पता है क्या, कि इंडियन वुमेन बीट द नेपाल विद द स्कोर ऑफ 54-60। देखो फैक्ट नंबर 1 इंडियन मैन, इंडियन वुमेन। फैक्ट नंबर 2 नेपाल, यहाँ भी नेपाल है। फैक्ट नंबर 3 78-40 54-36। मतलब फैक्ट 1 तो है ही, 2 भी है और 3 भी है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ स्वैप हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। कुछ ना कुछ फैक्ट गलत हो ही सकता है। नेपाल को बीट किया था या फिर किसी और को बीट किया था। इंडियन वुमेन इस तरीके से, इंडियन मैन इसको बीट की थी या फिर वुमेन बीट की थी। जब आप कुछ फैक्ट ज़्यादा लगे ना, एक क्वेश्चन में अगर फैक्ट आपको 1 2 3 फैक्ट दे दिया ना, तो आप समझ लो वो यूपीएससी कहीं ना कहीं गलत कर सकता है। तो इसका स्टेटमेंट ओनली 1 होगा। 100 पे लास्ट क्वेश्चन है। इन द फाइनल ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड 2024 गुकेश डोमाराजू, जिसको डी गुकेश भी कहते हैं हम लोग, बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर इयान नियाचाची। अब देखिए ये पता नहीं इसको हराया था कि नहीं हराया था, लेकिन मुझे जितना आइडिया है डी गुकेश ने, मैं स्पोर्ट्स काफ़ी देखता हूँ, तो डी गुकेश ने डिंग लेरेन को हराया था। डिंग लेरेन को हरा करके वो वर्ल्ड का, वो 17 ईयर्स के एज में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर वो बने थे। तो इसका डिंग लेरेन को हराया था और सिंगापुर में ये मैच हुआ था, मुझे जो याद है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। रशियन को नहीं हराया था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई प्लेयर कहाँ से ये उठा के यूपीएससी ने पूछा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वाला गलत है। डी गुकेश ने इसको नहीं हराया था, बल्कि डिंग लेरेन को हरा करके जो उन्होंने रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया था कि वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का, तो उसके बाद ये क्वेश्चन ने यूपीएससी सेट किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 का 2। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोगों ने 1 to 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और हम लोगों ने, आपने देखा ही होगा, काफ़ी हम लोग स्टेप बाई चल रहे हैं कि मतलब अगर बहुत बड़ा गोल है उसको अचीव करना है, तो आप उस बड़े गोल को आप स्टेप में तोड़ दो, छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दो, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर लेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और आगे चल के और भी मैं आपको एप्टीट्यूड मेथड बताऊंगा कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना नॉलेज से ही सोल्व कर सकते हो। तो आगे चल के हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे 2024 का। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।